आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी का विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि कुंडली में मांगलिक दोष क्या होता है, हम कैसे समझें, यह कष्टकारक क्यों होता है, इसको हम लोग कैसे समझें एवं उसके परिहार क्या है, इस विषय वस्तु पर आधारित आज की कक्षा में। कल की भी कक्षा जो हुई थी, यानी कि पिछली कक्षा, वह कुंडली में मांगलिक दोष पर आधारित ही हुई थी। तो मांगलिक दोष वैसे होता क्यों है? तो हमारे शास्त्रों में एक श्लोक आया है कि लग्ने व्यये च पाताले जा मित्रे चाष्टमे पूजे कन्या भर्ती विनाशाय भर्ता कन्या विनाशय। ये अधिकांशतः जातक शास्त्रों में यह श्लोक देखने को मिलता है। अधिकांशतः जातक शास्त्रों में यह श्लोक देखने को मिलता है। किसी किसी श्लोक में, यानी कि लग्ने व्यय, लगने का मतलब हुआ लग्न भाव, व्यय मतलब 12वां भाव, लग्ने व्यय पाताले, पाताल कहा जाता है चौथे भाव को, जा मित्रे 7वां भाव, अष्टमे कुजे 8वां भाव। यदि इन भावों में मंगल हो, इन भावों में यदि मंगल हो तो कुंडली मांगलिक। यदि कुंडली मांगलिक है तो इसका फल बतलाया गया है कि कन्या भर्ती विनाशाय, यानी कि यदि कन्या की कुंडली है तो अपने पति के लिए ठीक नहीं है, हानिकारक है, विनाशकारी है। अगर पुरुष के कुंडली में है तो अपने पत्नी के लिए वह विनाशकारी है। इसके अलावे अन्य शास्त्रों को भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो पढ़ेंगे तो वहां पर देखने को किसी किसी शास्त्रों में मिलता है कि लग्ना द्वितीय भाव, कि लग्न से द्वितीय भाव में भी, इन भावों के अलावे भी लग्ना द्वितीय भाव यदि जन्म काले महिसुत, यदि जन्म काले यानी कि जन्म के समय में मनी महिसुतो व शनि राहु केतव, यानी कौन कौन से ग्रह, मंगल हो जाए, शनि हो जाए, राहु हो जाए या केतु हो जाए या कोई भी पापक ग्रह हो, यह भी हमारे दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। कल की कक्षा में हम लोगों ने शायद 12वें भाव पर भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि 12वें भाव का मंगल क्या नुकसान करता है, लग्न भाव का मंगल क्या नुकसान करता है। हम लोगों ने कल की कक्षा में दूसरे भाव के मंगल भी किस प्रकार समस्या प्रदान करता है, यानी कि 12वें भाव, लग्न भाव, दूसरे भाव एवं चौथे भाव के मंगल तक हम लोगों ने चर्चा किया था। आज की कक्षा में हम लोग 7वें भाव एवं अष्टम भाव में मंगल किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन को समस्याएं देता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही इसके परिहार, यदि कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है तो उसके परिहार क्या है, यानी कि अगर मंगल दोष है भी लेकिन वह किन स्थितियों में, ग्रहों के किस प्रकार के योग स्थिति है कि वह बिल्कुल नुकसानदायक नहीं होगा, इस विषय वस्तु पर भी हम लोग आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो यदि सप्तम भाव में मंगल है तो यह मंगल किस भाव को देखेगा, तो चौथी दृष्टि से यह दसम भाव को देखेगा, सातवीं दृष्टि से लग्न को देखेगा एवं अष्टम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा। 7वां भाव हमारे जीवन साथी का भाव होता है, हमारे पत्नी का या हमारे पति का भाव होता है। हम सबों ने कल की भी कक्षा में पढ़ा और हम इससे पढ़ते हैं कि जिस भाव में मंगल होता है वहां के जीव तत्वों को में थोड़ा सा गुस्सा, ईर्ष्या, जलन की भावना दे देता है। साथ ही जहां देखता भी है वहां भी
यानी कि यह जहां देखता है वहां थोड़ा ईर्ष्या क्रूरता उत्पन्न कर ही देता है। आठवां भाव से दूसरा भाव क्या है, यह सातवें भाव से आठवां भी है, सातवें भाव से आठवां भाव भी है। तो हम अपने जीवन साथी के आयु हम आठवें भाव से देख सकते हैं या देखने का प्रयास करते हैं। जैसे हम अपनी आयु को देखें तो हम अपनी आयु को आठवें भाव से देखेंगे, ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन साथी के आयु को दूसरे भाव से देखेंगे। तो जब दूसरे भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ती है तो यहाँ से जीवन साथी की आयु को भी प्रभावित करता है। दूसरा भाव हमारे वाणी का है, वाणी में हमारी जो मधुरता है उसमें कमी हो जाती है, कमी करने का प्रयास करता है। 10वां भाव पर मंगल की दृष्टि यह हमारे क्या है, 7वां भाव वैवाहिक सुख का है। तो वैवाहिक सुख का जो यह सुख भाव हुआ उस पर मंगल की दृष्टि, यह भी अच्छा नहीं है, यहाँ भी थोड़ा खटास हो गया। व्यक्ति के लिए स्वयं यह उसके कर्मों का भाव है तो व्यक्ति के कार्यों में भी थोड़ी क्रूरता थोड़ी जल्दीबाजी देखने को मिल सकती है। दूसरे भाव पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है चाहे वह किसी भी भाव से देखे तो यह हमारे स्वजनों का भाव है, पारिवारिक भाव है, यह पारिवारिक सुखों में विघटन करता है। लग्न भाव पर दृष्टि से हमारे मन में उग्रता लाता है, जिसके कारण अब बतलाइए यहाँ पर कई प्रकार की समस्याएं आ गई। हमारे मन में उग्रता, हमारे स्वजनों अभिभावकों परिवार के जनों से मनमुटाव, हमारे जीवन साथी के स्वभाव में उग्रता, हमारे कार्यों में थोड़ी उग्रता, वैवाहिक सुखों में कमी, तो यह कई प्रकार से नुकसान कर दिया। नुकसान किया या नहीं किया? तो हम ऐसे कह सकते हैं कि यदि 7वें भाव में मंगल है तो यह सबसे अधिक नुकसानदायक स्थितियों को जन्म देता है। यह अलगाव वैधव्य स्थिति तक भी दे सकता है। हालांकि वैधव्य का मतलब ये नहीं कि पति की मृत्यु ही हो जाए, वैधव्य का मतलब यह भी हो सकता है कि जो जीवन साथी एवं दाम्पत्य जीवन का जो वास्तविक सुख होता है उस वास्तविक सुख का न मिलना भी एक प्रकार का वैधव्य ही। जीवन साथी है भी लेकिन साथ नहीं है, न साथ रहने की उम्मीद है, तो एक प्रकार से उसको वैधव्य ही कहेंगे ना, या विधुर कहेंगे। यह सबसे ज्यादा था। अब आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव का मंगल जो है यह कहाँ कहाँ देखता है, तो अष्टम भाव का मंगल अष्टम भाव का मंगल अपनी चौथी दृष्टि से 11वें भाव को देखता है। अष्टम भाव का मंगल 7वीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखता है। अष्टम भाव का मंगल अष्टम दृष्टि से तीसरे भाव को देखता है। तीसरा भाव जो होता है स्वयं का भी आयु का भाव होता है, अष्टम से अष्टम होने के कारण, अष्टम से अष्टम होने के कारण यह हमारे आयु का भी भाव होता है। मंगल की जो चौथी दृष्टि 11वें भाव पर आया एवं वो भी अष्टम भाव से, यह हमारे आय को भी प्रभावित करता है एवं हमारे बचत को भी प्रभावित करता है। यानी कि हमारे आर्थिक स्थिति एवं और तीसरा भाव जो होता है यह हमारा समझने समझाने का भाव होता है, वहां पर भी यह खराबी कर देता है। यानी कि समझने समझाने में भी, एक दूसरे को परखने में, एक दूसरे के प्रति सहनशीलता, जिसके तीसरे भाव में कोई पापग्रह की स्थिति बन जाती है, खास करके अग्नि तत्व का, वह व्यक्ति सहनशील कम होता है। आप लोग देखेंगे, मिलाएंगे, आप लोग भी विद्वान व्यक्ति हैं, जिसके तीसरे भाव में क्रूर ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं, सूर्य या मंगल जो होते हैं, उस व्यक्ति में सहनशीलता थोड़ा कम होती है।
कम होती है। और दाम्पत्य जीवन का मुख्य प्रारूप कहाँ से चलता है? सहनशीलता से ही चलता है। छोटी मोटी त्रुटियां जीवन भर आती जाती रहती है। अगर 8वें भाव में मंगल हो और इस मंगल का संबंध या युद्ध शनि राहु केतु इत्यादि से हो जाए या देख रहा हो और मांगलिक योग का परिहार न हो रहा हो, तो यह बहुत ही कष्टदायक स्थितियों को जन्म देता है। यानी कि किसी भी भाव में मंगल हो, सबसे अधिक नुकसान 7वें एवं 8वें भाव का करता है। मांगलिक दोष की बातें होगी। साथ में यदि इन्हीं भावों में अन्य भी क्रूर ग्रह या पाप ग्रह हो तो भी हमारे वैवाहिक सुखों में थोड़ी कमी जरूर करते हैं, परंतु अन्य ग्रहों को उतना नहीं लेते। मंगल को ही क्यों मानते हैं? शनि से मांगलिक दोष नहीं, शनि दोष नहीं, राहु दोष नहीं, केतु से केतु दोष नहीं। क्यों? तो ये तो शनि राहु केतु ग्रह जो है, यह शनि राहु ये उग्र नहीं है। यह क्या है? इनमें उग्रता नहीं है। शनि राहु में उग्रता है? नहीं है। नहीं है। विचारों का मतभेद होगा, बातचीत बंद हो जाएगा, जो भी होगा, लेकिन लड़ाई झगड़े नहीं होगा। अगर मनमुटाव भी होगा तो वार्तालाप थोड़ा कायदे की बातों से होगी, लेकिन अगर वहीं मंगल का प्रभाव हो जाएगा तो वार्तालाप भी होगी और एक दूसरे में नोक झोंक ऐसे प्रकार का होगा कि भले मारपीट न हो, लेकिन बात की ही मारपीट ऐसी हो जाती है कि अंतरात्मा तक को विदीर्ण कर देता है। तो यदि मंगल है तो इस प्रकार का। अब आते हैं हम लोग मांगलिक दोष के परिहार के बारे में प्रमुख रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो जब मांगलिक दोष होती है, जब कुंडली मिलान करते हैं, तो नियम यह है कि यदि वर के कुंडली के किसी खास भाव में मंगल हो, मान लिया जाए कि चौथे भाव में मंगल है, वर के कुंडली में चौथे भाव में, और कन्या के कुंडली में भी चौथे भाव में मंगल है, तो परिहार हो जाता है। पहला सूत्र। दूसरा, हम लोग अब स्मरण में हम ला रहे हैं, जितना हमें स्मरण होगा उस स्मरण के आलोक में हम संस्कृत के श्लोक भी आप लोगों को बतलाएंगे। जो व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम लोग मांगलिक दोष के परिहार की चर्चा करते हैं, पहले वह बातों को हम कर लेते हैं। यदि महिला या पुरुष के कुंडली में मंगल हो, अगर मान लिया जाए कि यह कुंडली महिला की हो या पुरुष की, किसी की भी हो, यदि महिला की ही कुंडली है और 12वें भाव में मंगल है, 12वें भाव में मंगल है, यदि यह कुंडली महिला की है, लड़की की है, कन्या की है, जातिका की है और 12वें भाव में मंगल, तो और लड़के के कुंडली मांगलिक न भी है, अगर इसी 12वें भाव में लड़के के कुंडली में शनि या राहु बैठे हो, तो भी कुंडली मिलान में परिहार हो जाता है। पहले हम कुंडली मिलान के समय की बात करते हैं कि अगर एक मांगलिक दोष हो तो कुंडली मिलान में हम क्या क्या सावधानियां ले सकते हैं। लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो, लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो, लग्न में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो मांगलिक दोष का बहुत ही ज्यादा प्रभाव समाप्त हो जाता है। भले मंगल किसी राशि में हो, कैसे भी, इसका कारण क्या है? तो देवगुरु बृहस्पति यदि लग्न में होते हैं तो इनकी दृष्टि 7वें भाव पर भी होती है, इनकी दृष्टि 5वें भाव पर भी होती है, इनकी दृष्टि 9वें भाव पर भी होती है। तो देवगुरु बृहस्पति के होने से
सातवें भाव पर दृष्टि पड़ी तो जो हमारा जीवन साथी होगा उसके स्वभाव में भी थोड़ी सुहृदयता, अपनापन समझ वाली, होगी। समझने की क्षमता कि हाँ भाई अगला गुस्सा में आके बोल दिया तो क्यों बोला होगा, उसको समझकर उसे इग्नोर करने की क्षमता। अगर ऑफिस से पति घर को आया, आते के साथ में डांट दिया, अगर लग्न में देवगुरु बृहस्पति हैं तो एक तो वह डांटेगा नहीं, क्योंकि उस देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव लग्न पर भी है, तो एक तो वह डांटेगा नहीं। यदि डांटता भी है तो देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव को भी देख रहे हैं, यहाँ भी समझ काफी है, यह समझ होने की संभावनाएं बनती है। अगला सोचेगा कि हाँ भाई ऑफिस में है, दिन भर काम करते हैं, कुछ किसी तरह की ऐसी बात हुई होगी जिसे मन खीन होगा, तो खीन का कुंदस हम पर ही उतार लिए हैं, चलो जाने दो, हटाओ। इस प्रकार भी सोच करके व्यक्ति बात को संभाल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की यदि दृष्टि पड़ेगी तो क्या संभव होने की संभावनाएं बनती है कि नहीं बनती? नहीं गुरुजी। एक तो यह बना। दूसरा, अगर लग्न में देवगुरु बृहस्पति है तो उनकी पंचम दृष्टि पांचवें भाव पर चलता है, पड़ता है। पंचम भाव हमारे बुद्धिमता का है एवं दाम्पत्य जीवन के आपसी प्रेम का भी है। तो पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से हमारे आपसी संबंधों में प्रेम बढ़ता है या बढ़ाने का काम करते हैं, और हमारी बुद्धिमता अच्छी होती है, जिसके कारण हम भी अपना सोच समझकर बात करने का, यानी यदि पुरुष की कुंडली है, चाहे अगर मेरी ही कुंडली हो, तो हम अगर मेरी ही कुंडली हो, अगर पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति देख रहे हैं तो हमारी बुद्धिमता पर तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, यानी कि बुद्धिमता कुछ अच्छा हो तो हम भी कुछ बात बोलेंगे तो सोच समझ कर बोलेंगे। दाम्पत्य जीवन के प्रेम रूप व्यवहार का भी है, कुछ उसमें भी अच्छा हो जाए। एवं नवम भाव जो है यह भाग्य भाव ही नहीं, यह दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भाव भी है। हम यहाँ पर भाग्य भाव को नहीं देख रहे हैं, हम दाम्पत्य जीवन के प्रश्न देख रहे हैं। तो दाम्पत्य जीवन का जो भाव है सातवां, यह सातवें से तीसरा भाव भी है। तीसरे भाव को हम स्किल भाव कहते हैं। तीसरे भाव को स्किल भाव। तो दाम्पत्य जीवन हम कैसे निभाएं, उसका तो स्किल भाव नौवां ही है ना। जी गुरुजी। तो दाम्पत्य जीवन निभाने का जो स्किल भाव है उस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि लगन से पड़ता है, तो कुछ मांगलिक दोष का परिहार होता है। जी। हालांकि यह भी सूत्रों में आया है, आप सबों ने पढ़ा होगा और फिर पढ़ेंगे भी, कि देवगुरु बृहस्पति या शुक्र केंद्र में या लग्न में अगर अच्छी स्थिति में हो तो कुंडली में बनने वाले असंख्य दोषों का शमन कर देते हैं। यदि केंद्र में गुरु हो या केंद्र में शुक्र हो तो यह दोषों का शमन करते हैं। खास करके यदि लग्न में हो जाए तो और अच्छी बात है। अगर लग्न में ही शुक्र देव है तो यह शुक्र व्यक्ति को, यदि मेरी ही कुंडली है तो हमें भी कुछ शुभता प्रदान किए, एवं सातवां भाव हमारे जीवन साथी का भी है, उसके भी स्वभाव में थोड़ा शुभता लाए और कुंडली के दूसरे दोषों को भी शमन कर दिए। दो सूत्र हम लोग, तीन सूत्र हम लोगों ने पढ़ा, चौथे सूत्र की चर्चा की जाए। जी गुरुजी, अगर अगर जो लड़का है उसका लग्न में ये मंगल बैठे हैं और अगर कन्या है उसके दूसरे भाव में मंगल बैठे हैं, तो भी क्या ये वो करेंगे? जैसे आपने कहा था कि अगर चौथा चौथा है तो मंगलिक दोष हट जाता है, तो अगर ऐसे दो अलग भाव में बैठे हैं और वो भी महत्वपूर्ण भाव है एक दूसरे से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए जी। हम इसका आपको अभी हमने कहा कि लड़का के जिस भाव में मंगल है, लड़की के अगर उसी भाव में मंगल हो तो मांग परिहार हो जाता है, कोई बात नहीं। जी।
लेकिन हमारे शास्त्रों में यह भी बतलाया गया, हम पढ़ेंगे भी, अभी तो बहुत से सूत्र बाकी है, कोई 2-3 ही सूत्र नहीं है, तो यह भी कहा गया है कि यदि लड़का भी मांगलिक हो और लड़की भी मांगलिक हो, यदि दोनों ही मांगलिक हैं तो भी परिहार होता है तो मांगलिक। भी। हाँ, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह हमारे गुरुजन भी कहते हैं और कई पुस्तकों में आपने पढ़ा। अच्छा, आप सबों में से किसी व्यक्ति ने यह बातों को पढ़ा है कि यदि लड़का भी मांगलिक हो लड़की भी मांगलिक हो तो परिहार हो जाता है, ऐसा पढ़ा है आप लोगों में से किसी ने या नहीं? सुना है गुरुजी, बस सुना है। तो सुना है तो किसी ने पढ़ा होगा तभी तो कहा होगा, जी। और आपने सुना होगा तो गुरुजनों के मुख से ही सुना होगा ना। जी तो चलिए अब अगले सूत्र पर चलते हैं। अगर मंगल बलवान चंद्रमा के साथ में, मंगल बलवान चंद्रमा के साथ में युक्त हो, अगर यही कुंडली मांगलिक चौथे भाव में हो या किसी भाव में हो, मंगल होने से मांगलिक दोष बन जाता है, और वहां पे चंद्रमा साथ में हो और बलवान चंद्रमा कैसे, तो बलवान चंद्रमा को कहा जाता है कि चंद्रमा से पंचम भाव से लेके नवम भाव तक अगर सूर्य है तो चंद्रमा बलवान है। अगर अब सूर्य अगर यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो यहाँ हो, तो चंद्रमा पूर्ण बलवान होता है। यानी कि चंद्रमा से 9वें 10वें 11वें, बल्कि चंद्रमा से 5वें 6ठे 7वें, चंद्रमा से 5वें 6ठे 7वें 8वें या 9वें सूर्य हो और चंद्रमा मंगल की युति हो, तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। कारण यह है कि मंगल यदि उग्र है तो चंद्रमा क्या है, शीतल है, शांति। चंद्रमा शीतलता है, अगर मंगल उग्रता है तो चंद्रमा शीतलता है। शीतलता है। क्या मतलब है? दृष्टि होगी तो भी मानेंगे। हाँ, अगर एक दूसरे को अगर युति हो तो ज्यादा, अगर दृष्टि है फिर भी, लेकिन यदि दृष्टि हो तो 7वें भाव से, तब 10वें भाव से देखेगा, तो फिर चंद्रमा से सूर्य देव भी रहेंगे वहाँ। हाँ, चंद्रमा से सूर्य देव कम से कम 5वें 6ठे 7वें 8वें या 9वें होंगे, तब तो फिर चंद्रमा बलवान होगा ना जी। अगर यहाँ सूर्य हो गए या यहाँ सूर्य हो गए तो मध्यम हो गया चंद्रमा, यहाँ सूर्य हो गए या यहाँ सूर्य हो गए तो चंद्रमा क्षीण हो गए, जी, या साथ में सूर्य हो गए तो चंद्रमा क्षीण। तो यहाँ पर चंद्रमा का बलि होना आवश्यक। चंद्रमा बलि होंगे तो 7वें में अगर चंद्रमा है तो सूर्य देव चौथे में है मंगल के साथ, तो क्या ये अप्लाई होगा? आगे सूत्र भी पढ़िए ना जी। अच्छा, ठीक है। वह भी आपका भी कहना सही है। अभी रुकिए, थोड़ा सा इसके बोर्ड को साफ करते हैं। अब अगला सूत्र कि यदि कुंडली में मांगलिक दोष हो, कुंडली में मांगलिक दोष हो तो सप्तमेश को देखें कि सप्तमेश कौन ग्रह बन रहा। किसी भी लग्न की कुंडली हो, मान लिया जाए कर्क लग्न की कुंडली है तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 अभी हो गया। अब सप्तमेश कौन बना? शनिदेव बन गए। अब शनिदेव कुंडली में कहीं भी हो, लेकिन शुभ भाव में, कुंडली में कहीं भी हो शुभ भाव में। अब मंगल का कोई जरूरी थोड़ी है कि मंगल यही होगा तो मांगलिक होगा, मंगल यहाँ भी होगा तो मांगलिक, मंगल यहाँ भी होगा तो भी मांगलिक, मंगल यहाँ भी होगा तो भी मांगलिक, मंगल यहाँ भी होगा तो भी मांगलिक। मंगल कहीं भी हो सकता है। तो सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में हो
या त्रिकोण में हो। सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में त्रिकोण, केंद्र या त्रिकोण में हो और अच्छे स्थिति का हो, अपने स्वराशि का हो, अपने मित्र राशि का हो, अपने उच्च राशि का हो। तो अब यहाँ पर यदि शनि सप्तम भाव के स्वामी हो गए, सप्तमेश हो गए, अब चौथे भाव में यदि शनि देव हो जाते तो अपने उच्च राशि के हो गए। शनि देव का उच्च राशि जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है, शनि के सामने 7, तो 7 नंबर की राशि केंद्र में है, यहीं पे शनि देव हो जाए तो फिर मांगलिक तो शांत हो जाता है। अब यही शनिदेव अगर अब यहाँ हो जाएंगे, केंद्र में ही रहेंगे तो नीच के हो गए ना, तो फिर मांगलिक तो शांत नहीं होगा। अगर यहाँ पे हो जाते हैं तो चंद्रमा की राशि में है और अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो चंद्रमा शनि को क्या मानता है? सम। तो शत्रु तो नहीं मानता ना। बिल्कुल भी नहीं। अगर कहें अब चंद्रमा यहीं पे शनिदेव लग्न में हो जाए और चंद्रमा यहाँ पे हो जाए तो सम और यहाँ तत्कालिक मित्रता होगा, मित्र हो गए। शनि तो मित्र की राशि में होगा। यहाँ पे शनि चंद्रमा को शत्रु मानता है, उसको नहीं लेना है, क्योंकि शनि बैठा हुआ है। तो चंद्रमा को देखना है कि चंद्रमा शनि को मित्र मानता है ऐसा, और उस शनि के द्वारा यह लग्न देखा जा रहा है, मतलब सप्तम भाव देखा जा रहा है, अपना भाव देखा जा रहा है, तो कुछ हद तक मांगलिक दोष शांत हो। लेकिन अब यही अब अगर मंगल की राशि में है तो मंगल शनि को क्या मानता है? मित्र। अरे भैया, मंगल सम मानेगा, लेकिन मंगल के कारण ही मांगलिक दोष बना, उग्र राशि में चला गया। अगर यह सम भी मान रहा है तो उग्र राशि हो गया ना, इसके स्वामी तो उग्र हो गए ना जी। अब यहाँ पे चंद्रमा को हमने कह दिया कि चंद्रमा की राशि में शनि होकर के देखो, तो कम से कम चंद्रमा शीतलता दिया ना। किसको दिया? तो जीवन साथी को दिया। जी। चंद्रमा की राशि में शनि है तो शनि जीवन साथी है, पति है या पत्नी है। अगर हमारी ही कुंडली हो तो हमारी पत्नी का प्रतिनिधित्व शनि किया। वह शनि कहाँ जाके बैठा? तो लग्न में बैठा, और वह चंद्रमा की राशि में। तो यह चंद्रमा की राशि शीतल राशि है और चंद्रमा भी शीतल है, तो शीतलता किसको दिया? दंपति को, शनि को दिया। शनि को दिया, और वह शनि क्या है? हमारा जीवन साथी है। तो थोड़ा सा मांगलिक दोष का क्या हुआ? शांत हुआ। लेकिन अब यहाँ पे अगर मंगल बैठता है, शनि बैठता है, तब तो यह उग्र राशि में आ गया ना। इसके स्वामी ही उग्र है, तो थोड़ा कम शांत होगा। जी। कहने का मतलब यह है कि यदि सप्तमेश अच्छे स्थिति के होकर शुभ भाव में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो और अच्छा स्थिति हो, तो मांगलिक दोष का परिहार होता है, कमी आती है, का परिहार हो जाता है। ढेर सारे सूत्र हैं। अब मेष लग्न हो तो मांगलिक दोष लगता ही नहीं। मेष लग्न हो, वृषभ लग्न हो, सिंह लग्न हो, कुंभ लग्न हो, तो मांगलिक दोष नहीं लगता। नहीं लगता है। कौन कौन से लग्न? तो मेष लग्न, वृषभ लग्न, सिंह लग्न और कुंभ। अच्छा। मांगलिक दोष के हम सबों को 2-4-10 सूत्रों को, संस्कृत के श्लोकों को याद रखना चाहिए, क्योंकि मांगलिक दोष के परिहार के जो संस्कृत के श्लोक हैं उसको भी हम सबों को याद रखना चाहिए। परिहार।
उस श्लोक को याद करना से रखना चाहिए। यदि हम कुंडली मिलान करते हैं या किसी की कुंडली देखते हैं और जी। समस्याओं के बारे में बोलते हैं और वहां पर हम उपयुक्त एक आध संस्कृत का भी श्लोक बोलते हैं, तो सामने वाला क्या समझता है? जानकार है। तो एक दो श्लोक बोल दीजिए जी। तो श्लोक है कि सप्तमे यदा सौरी लग्ने वापि चतुर्थके अष्टमे द्वादशे चैव तदा भौमो न दोषकृतः। जी। मतलब ये हुआ कि यदि मंगल दोष है किसी एक की कुंडली में जी। और दूसरे की कुंडली में अगर शनि देव हैं जी। तो दोष नहीं लगता। अच्छा। दूसरा श्लोक है कि दोषकारी कुजोजस्य बलीचे युक्त दोषकृतः दुर्बल शुभ दृष्टो वा सूर्येन अस्म गतोपि वा। दोषकारी कुजोजस्य बलीचे युक्त दोषकृत दुर्बल शुभ दृष्टो वा सूर्येन अस्म गतोपि। गतो। इसका अर्थ है गतो। कि यदि मंगल निर्बल हो, अस्त हो, यदि मंगल निर्बल हो, कमजोर हो, अगर मंगल से कुंडली मांगलिक बनी, अगर वह ताकतवर होगा तभी तो हम पर दुष्प्रभाव करेगा ना। जी। जी अगर मानते हैं कि आप हमारे शत्रु हैं, जी। हमको आप देखना नहीं चाहते, बिल्कुल पसंद नहीं, जी। आप एकदम आपके दरवाजे पर जाते हैं तो आप गट्टा पकड़ के उठा के भगाना चाहते हैं, लेकिन आप स्वयं इतने कमजोर हैं कि आप बिछावन पर बैठे हुए हैं तो आपको उठा नहीं जाएगा, तो हमको क्या भगाइएगा यार? कुछ कर जी। पाइएगा? नहीं। नहीं कर पाएंगे। तो मंगल अगर है तो मंगल के कारण जब मांगलिक दोष बनी, खराब हुआ कुंडली, हमारे विचारों में मतभेद हुआ, कुछ भी हुआ, ठीक है, लेकिन मंगल ही कमजोर हो जाए, मंगल ही कमजोर हो जाए तो हाँ दोषकारी कुजो जैसे, मतलब जिसके मंगल में ही दोष, जिसके कुंडली में मंगल मंगल में। कुजो जी। जैसे, दोषकारी कुजो जैसे, जिसके मंगल दोषकारी है, जी। बलीचे युक्त दोषकृत, यानी कि बलवान ही नहीं है और स्वयं क्या है, खराब स्थिति में है, खराब स्थिति में। तो वह क्या नुकसान करेगा? सूर्य ना भी कहा गया है श्लोक में, कहा गया है कि नहीं कहा गया है? यह जी। भी कहा गया है कि दुर्बल शुभ दृष्टो वा, अगर वह दुर्बल है या शुभग्रह से दृष्ट है या सूर्य की रश्मियों से प्रभावित है। अस्त है, सूर्य ना अस्मि गतो पीवा, मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से किया गया है, तो अस्त गतो पीवा भी है, उसको ऐसे समझेंगे कि सूर्य के रश्मियों से अस्त है, यानी कि सूर्य से युक्त है, अस्त है, तो भी दोषकारी नहीं। शुभ दृष्टो वा, अगर शुभ दृष्ट है मंगल तो भी मंगल तो भी दोषकारी नहीं, नहीं है। या कमजोर है तो भी दोषकारी नहीं है। नहीं है। इसके अलावे और भी है, और ढेर सारे सूत्र हैं। चर राशि गते भव में, चर राशि गते भव में चतुर अष्ट व्यये धने लगने पाप विनाश्यात से पाप विशेषतः। आज हमको अफसोस हो रहा है इस बात का कि काश हम अपने गुरुजनों के डांट डपेट से
प्रभावित होकर जो उस समय रटवाया जाता था अश्लोक, और हम रटते नहीं थे, भाग जाते थे सुनाने के चक्कर में। अगर वहीं 10, 20, 100, 200, 500 श्लोक अगर रट लिए होते तो आज जिंदगी मेरी कुछ और होती, कुछ और दूसरा बात रहता कि नहीं रहता। जी तो 24-25 श्लोक हमने याद किया था बचपना में। चर राशि गते भव में, अगर चर राशि में मंगल देव हैं, अगर चर राशि में मंगल देव हैं, चर राशि गते भव में, चर राशि किस राशि को कहा जाता है? यदि मंगल मेष राशि का हो, कर्क राशि का हो, तुला राशि का हो या मकर राशि का हो, चर राशि गते भव में, चतुर अष्ट व्यये धने, चतुर अष्ट व्यये धने, तो चौथा अष्ट व्यये धने लगने, चतुर अष्ट व्यये धने लगने पाप विनाशात, से पाप विशेषता। यानी कि यदि मंगल दोष लग रहा है कुंडली में, लेकिन मंगल चर राशि में अगर है तो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और भी सूत्र है, न मंगली राहु योगे, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीये, न मंगली केंद्र गते च राहु, न मंगली पश्यति जस्य जीवः, न मंगली राहु योगे। यदि मंगल एवं राहु की युति हो, यदि मंगल राहु युत हो युक्ति हो तो दोष नहीं लगता। अगर चंद्रमा हाँ या राहु केंद्र में, जी न मंगली केंद्र गते च राहु, यानी कि जिसके केंद्र में राहु है मांगलिक दोष नहीं लगता। यदि दूसरे भाव में मंगल हो और शुक्र से युक्त हो तो दोष नहीं होता। या कुंडली मांगलिक हो और मंगल पर देवगुरु बृहस्पति की, अगर यही सप्तम भाव में मंगल है और देवगुरु युक्ति हो बृहस्पति 11वें भाव में मंगल को देख लिए तो फिर दोष नहीं लगता। किसी भी दृष्टि से गुरुजी, या सिर्फ सप्तम दृष्टि से? नहीं, किसी भी दृष्टि से। एक छोटा सा दिमाग में है कि मांगलिक है और देव गुरु बृहस्पति की मंगल पे दृष्टि न हो, लेकिन 12, 1, 4, 7, 8 पे दृष्टि हो देव गुरु बृहस्पति की, तो क्या लगेगा? मतलब मंगल पे दृष्टि नहीं हो हाँ जी और कुंडली के अन्य किसी भावों पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जी, जिससे कि मांगलिक दोष लगता है उन भाव पे है तो। गुरुदेव सभी भाव को थोड़े देखे। हाँ, मतलब किसी एक पे, मतलब एक न पे या दो पे। नहीं, मांगलिक दोष के लिए और भी ढेर सारे सूत्र हैं कि यदि किसी एक की कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है और दूसरे की कुंडली के शुभ भावों में पापग्रह हो, एक से अधिक पापग्रह हो, तो भी दोष समाप्त। अच्छा, मंगल दोष भंग होता है व्यय कुजे दोषस्यात् कन्या मिथुन योगिना द्वादशे भव में दोषस्तु वृष धौलिक योगिना। यानी कि मंगल यदि बुध की राशि में हो या शुक्र की राशि में हो जी तो व्यय भाव, यानी कि अगर 12वें भाव में मंगल हो और बुध या शुक्र की राशि में हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता। एक सूत्र है
कि स्वक्षेत्रे उच्च राशि स्थिते, स्वक्षेत्रे उच्च राशि स्थिते स्थिते उच्चांशे स्वांग गत, स्वांग, हाँ, स्वक्षेत्रे उच्च राशि स्थिते उच्चांशे स्वांश अपिवा अंगारको न दोष स्यात्, कर्क कर्क्यांग सिंह न दोष भाग, इस प्रकार से। अच्छा, तो इस श्लोक का सूत्र यह हुआ कि यदि मंगल अपने स्वराशि का हो, अपने उच्च राशि का हो, जी, मंगल यदि कुंडली में अपने स्वराशि का हो या अपने उच्च राशि का हो, उच्चांशे का मतलब यह हुआ कि यदि मंगल लग्न कुंडली में, यदि मंगल लग्न कुंडली में अपने स्वराशि या उच्च राशि का हो जी, तो मांगलिक दोष नहीं है। अगर मंगल किसी अन्य राशि में भी है तो नवमांश कुंडली को देखेंगे उच्चांश से, यानी कि नवमांश कुंडली में यदि मंगल उच्च राशि का हो जाए या स्वांश गपिवा, यानी कि स्व अंशों में, नवमांश कुंडली में भी यदि वो अपने स्वराशि के हो जाते हैं, उच्च राशि के हो जाते हैं, तो अंगारको न दोष स्यात्, जी, अंगारक दोष नहीं रहता है अगर तो उच्च और स्वराशि हो जाते हैं। आशा करते हैं कि, हालांकि आप लोगों ने आज की कक्षा में बहुत कुछ सीखा होगा, समझा होगा, और यदि किसी भी प्रकार की समस्या रह गई हो तो आप लोग समूह में लिख सकते हैं। उस विषय वस्तु पर भी हम क्लास करने का प्रयास करेंगे। और आज की कक्षा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे घर पे